हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के जीके जीएस के पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग सिलेक्शन पोस्ट के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग वीडियो नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, विच टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड फॉर रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI मॉनिटरिंग इन अर्बन एरियाज। शहरी क्षेत्रों में वास्तविक समय गुणवत्ता सूचकांक AQI निगरानी के लिए किस तकनीक का उपयोग तेज़ी से किया जा रहा है। जो शहरों में AQI इंडेक्स जो होता है, जिससे हम लोग निगरानी करते हैं वास्तविक एयर क्वालिटी की, तो इसके लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट डेटा, सिस्मिक सेंसर्स, सोनार टेक्नोलॉजी या ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो है वह भूमि के अंदर छिपी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। भूमि के अंदर छिपी हुई वस्तु का पता लगाया जाता है, छिपी हुई वस्तु का पता लगाते हैं। सोनार तकनीक, इसका प्रयोग साउंड के द्वारा जल के भीतर ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है वस्तुओं का पता लगाने के लिए। ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? वस्तु का पता लगाने के लिए, ठीक है। और भूकंपीय सेंसर्स, इसका यूज ऑब्वियस है, भूकंप आदि के भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किया जाता है। भूकंपीय तरंग मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रिमोट सेंसिंग और उपग्रह डेटा, इसका प्रयोग आपको पता है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है। इसका प्रयोग PM 2.5 जो धूलकण होते हैं, PM 2.5 काफ़ी बारीक होता है, काफ़ी छोटा होता है, तो उसके मेजर के लिए PM 2.5, PM 10 इत्यादि के फैलाव के निगरानी के लिए किया जाता है। फैलाव के निगरानी के लिए, तो इसके लिए रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट डेटा का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर द कीन्सियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। किन्स जो है अर्थशास्त्री हैं, तो उनका कीन्सियन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? मुद्रा की मांग के संदर्भ में, मुद्रा के मांग के कीन्सियन सिद्धांत का दूसरा नाम, इसे कहते हैं लिक्विड प्रेफरेंशियल थ्योरी। किन्स ने बताया है कि लोग नकदी को अपना पास रखना पसंद करते हैं, नकदी को अपने पास रखना पसंद करते हैं, इसी सिद्धांत को लिक्विड प्रेफरेंस थ्योरी कहा जाता है। तो यह अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स ने यह थ्योरी दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला सवाल, हाउ डज इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट गोल्स सच एज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन और कृषि जैसे राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में किस प्रकार योगदान देती है। तो भारत का जो आपदा प्रबंधन है, इसका सैटेलाइट के द्वारा बाय यूजिंग सैटेलाइट डेटा फॉर वेदर फोरकास्टिंग, क्रॉप मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स मैपिंग, मौसम पूर्वानुमान, फसल निगरानी और संसाधन का मानचित्रण के लिए उपग्रह डेटा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इसरो के उपग्रह है जिसका नाम है इनसेट उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि मौसम आदि का पूर्वानुमान किया जा सकता है, चक्रवात की पूर्व चेतावनी की जा सकती है, और इससे क्या होगा, किसानों को या आम जनों को सीधी मदद मिलेगी, ठीक है। तो यह राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में योगदान देती है। कृषि को तो फ़ायदा है ही है, और अन्य चीज़ों को भी इससे फ़ायदा होती है। जैसे कभी कभी
चक्रवात की निगरानी, चक्रवात के बारे में पहले से बताया जाता है, तो इससे क्या होता है, बड़े जन हानि को बचाया जा सकता है। तो इसके लिए इनसेट सैटेलाइट का इसरो के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन अकर व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटित होती है जब प्रकाश निम्नलिखित माध्यम से होकर गुजरता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, इसके लिए दो शर्त अनिवार्य होता है। पहला शर्त होता है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। और दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो इसका उदाहरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, यानी दोनों जो कंडीशन है इसमें दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर है। ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। इनोवेशन मीन्स क्या होता है, नवाचार, नई चीज़ों की खोज। तो इसको रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है विश्व स्तर पर, जिसका नाम है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यह क्या करती है, यह नवाचार सूचकांक जारी करती है, इंडेक्स जारी करती है। ठीक है, दुनिया भर के देशों में जितने भी नवाचार हुए हैं उस पूरे इकोसिस्टम को यह मेजर करता है और उसके बाद वह इंडेक्स जारी करता है। तो बी इसका राइट आंसर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपने सुना होगा कि किसी बीच को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला है। तो इसके लिए क्या है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FEE। यह ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यह FEE है। वह समुद्र तटों को स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षा और सुरक्षा के उच्च मानक के लिए यह ब्लू टैग देता है। ठीक है, ब्लू फ्लैग। तो राइट आंसर होगा ए, प्रमोटिंग इको फ्रेंडली बीचेज, मरीन्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। पर्यावरण अनुकूल समुद्र तट, मरीना और सतत पर्यटन को रोकने के लिए। तो यह जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है इसका यही अर्थ होता है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अछूत प्रथा को समाप्त करने के लिए उसके उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल। तो आर्टिकल 14 में है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव का निषेध। धर्म, मूल, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी, जो सवाल में दिया हुआ है, अनटचेबिलिटी जिसे अस्पृश्यता भी कहते हैं, इसका उन्मूलन, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन है आर्टिकल 17 में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, स्वतंत्रता का उल्लेख है आर्टिकल 21 में। याद रखिए 21 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आर्टिकल 17।
विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट टू प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। वाहनों के हेडलाइट में समानांतर प्रकाश किरणों को पुंज बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसी प्रकाश स्रोत को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है, तो परावर्तन जो है वह एक दूसरे के पैरेलल होता है, यानी पैरेलल बीम से होकर दूर तक जाती है। तो राइट आंसर होगा ए, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है? परावर्तन के बाद जो किरण होता है वह एक दूसरे के पैरेलल होकर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द प्रार्थना समाज। निम्नलिखित में किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ठीक है। सेकंड है आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने 1867 में, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से की थी। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की थी। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। और लास्ट है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। ठीक है। तो सवाल का राइट आंसर हो गया बी, आत्माराम पांडुरंग। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय इंटेस्टियल बैक्टीरिया। कौन सा विटामिन मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित किया जाता है? हमारे आंत में पाए जाने वाला गट बैक्टीरिया होता है। गट बैक्टीरिया जो कि हमारे आंत में पाया जाता है, हमारे आंत में पाया जाता है। इसके लिए विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा विटामिन B12 यानी बी। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू द लिस्टेड ऑन नैस्डैक। नैस्डैक न्यूयॉर्क के टेक्नोलॉजी कंपनियों का एक इंडेक्स है। तो इसमें पहली भारतीय कंपनी जो लिस्ट हुई है उसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस 1999 में पहली भारतीय आईटी कंपनी थी जो कि नैस्डैक में लिस्ट हुई थी। नैस्डैक यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के टेक कंपनियों का इंडेक्स है। टेक्नोलॉजी कंपनी का इंडेक्स है, याद रखिएगा। राइट आंसर है इन्फोसिस यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर बिल्ट द पीकॉक थ्रोन। किस मुगल सम्राट ने मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन का निर्माण कराया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो मयूर सिंहासन जिसमें कि कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, कोहिनूर हीरा जड़ा था, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। शाहजहां ने इसका निर्माण किया था। 1739 में नादिर शाह ने तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन लूटकर फारस ले गया। ठीक है। तो राइट आंसर होगा शाहजहां यानी सी। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपको पता है बिट, बाइनरी डिजिट में
डिजिट में जीरो या वन, जीरो या वन। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है 4 बिट्स बराबर, 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है, और 8 बिट्स बराबर, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, सवाल में पूछा गया सबसे छोटी इकाई, तो राइट आंसर होगा ए यानी बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है, गुरु चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके। घनानंद कौन था? तो यह नंद वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया चंद्रगुप्त मौर्य यानी सी। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया एज ऑफ 2025? भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच है, कन्याकुमारी के बीच NH44, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर है। याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां? भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, सती प्रथा के उन्मूलन, आधुनिक शिक्षा के प्रसार और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर होगा बी, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है, जिसे बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी या हिंदी में आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर से विंड की स्पीड, पवन की स्पीड को मापते हैं, और थर्मामीटर से तापमान, टेम्परेचर। तो राइट आंसर होगा बैरोमीटर यानी बी। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटका। कर्नाटका में अकेले 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, विशेषकर चिकमंगलूर में। कर्नाटका के चिकमंगलूर, कोडगू और कोडगू को कुर्ग भी कहा जाता है। तो यह जो क्षेत्र है, यह सभी प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र हैं जो कि कर्नाटका में स्थित हैं। तो राइट आंसर होगा कर्नाटक यानी सी। अगला सवाल है, विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? वैश्विक तापन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जीवाश्म ईंधन के जलने से और वनों की कटाई से उत्पन्न होता है। जीवाश्म ईंधन के जलने और वनों के कटाई से उत्पन्न होता है, जो कि सबसे अधिक जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो बी इसका राइट आंसर है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो एनी बेसेंट का नाम आएगा। एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है। और अगर पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला जिसने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन कांग्रेस की, याद रखिए जो अधिवेशन है यह कांग्रेस के अधिवेशन है। तो भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। और ऑल ओवर महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और शरीर की मुद्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो इसके लिए सेरेबेलम होता है जिसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। सेरेबेलम बी होगा सेरेबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका काम क्या है? तो सेरेबेलम का भाग जो है वह चलने फिरने और शारीरिक संतुलन को नियंत्रित करता है। इसका काम क्या है? शारीरिक संतुलन को नियंत्रित करना। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू रिजर्व मनी, निम्नलिखित में कौन सी आरक्षित मुद्रा यानी रिजर्व मनी को संदर्भित नहीं करता है। तो सबसे पहले रिजर्व मनी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो रिजर्व मनी को हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है। हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। इसमें दो तरह, हाई पावर्ड मनी में कितने आते हैं? 3 आते हैं। कौन कौन से शामिल होते हैं इसमें? पहला होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में जो करेंसी होती है या मनी होती है जो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, ये आता है रिजर्व मनी में। सेकंड में है आरबीआई के पास जो जमा है, आरबीआई के पास जो जमा है, मनी जो आरबीआई के पास जमा है। और तीसरा होता है आरबीआई के पास जो अन्य जमा हैं, आरबीआई के पास जो अन्य जमा है। तो यह सभी क्या होते हैं? रिजर्व मनी में आते हैं। सवाल में पूछा गया कौन सा नहीं है, तो सेविंग्स मनी होगा। सेविंग्स क्या होता है? वह हम लोगों के पास घरों में सेव होता है, वह सर्कुलेशन में नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा सी। विच स्कीम गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, कौन सी योजना अकुशल श्रमिकों के लिए ग्रामीण परिवारों को वेतन आधारित रोजगार की गारंटी देता है। तो रोजगार के गारंटी से संबंधित हम लोग जिस योजना का नाम जानते हैं उसका नाम है मनरेगा। मनरेगा में क्या होता है? 100 डेज के जॉब गारंटी दी जाती है। 100 डेज का जॉब की गारंटी दी जाती है जिसमें अकुशल श्रमिक होते हैं। अकुशल श्रमिकों के लिए खास करके ग्रामीण आधारित परिवारों को यह गारंटी दी जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत नरेगा के रूप में हुई थी। नरेगा एक्ट 2005 में आया था। इसे 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया। नरेगा को 2006 में लागू किया गया। नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया और यह 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा जो है मनरेगा बन गया। तो राइट आंसर है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा या मनरेगा महात्मा गांधी का शॉर्ट फॉर्म है, तो बी इसका राइट आंसर है। द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इन लाइट वेव्स इज यूज्ड ड्यू टू, प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना किस कारण से होती है। तो व्यतिकरण जब समान आवृत्ति और नियत टाइम पीरियड वाली 2 प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो इसमें क्या होता है? तरंगों का सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है, तरंगों का अध्यारोपण होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है? प्रकाश के तीव्रता में परिवर्तन होता है, प्रकाश के इंटेंसिटी में तीव्रता में परिवर्तन होता है, जिसे व्यतिकरण कहा जाता है।
फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द MRTP एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। MRTP अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया। तो MRTP जो अधिनियम है इसे अभी वर्तमान में प्रतिस्पर्धा अधिनियम भी कहा जाता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में इसे बदल दिया गया था। ठीक है, तो यह MRTP जो है एक्ट 1969 में पास हुआ था। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना इसका टाइम पीरियड है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच था। ठीक है, तो इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 से बदल दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, सोयाबीन प्रोडक्ट्स कंटेन विच कंपाउंड सिमिलर टू ह्यूमन हार्मोन्स। सोयाबीन उत्पाद में कौन सा यौगिक पाया जाता है जो मानव हार्मोन के समान होता है। मानव हार्मोन के समान पाए जाने वाला हार्मोन है फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन जो कि एक पौधा है ईसोफ्लोवेंस, पौधा है ईसोफ्लोवेंस से प्राप्त किया जाता है। ईसोफ्लोवेंस से पाया जाता है जो कि पौधों में प्राप्त यौगिक है। प्राकृतिक रूप से यह पौधों में पाया जाता है और यह प्राकृतिक संरचना में महिला हार्मोन एस्ट्रोजन के समान होती है। महिला हार्मोन एस्ट्रोजन के समान होती है। एस्ट्रोजन के समान होती है। तो राइट आंसर होगा फाइटोएस्ट्रोजन यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंसिडर्ड एन एडमिशन अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार एडमिशन किसे माना जाता है। यानी एडमिशन का मतलब स्वीकार होता है, प्रवेश नहीं होगा, स्वीकार। पहला है दवा में किया गया स्वीकारोक्ति बयान या नहीं होगा। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दिया गया बयान, किसी पक्ष के द्वारा तथ्य को स्वीकार करते हुए स्वैच्छिक दिया गया बयान, तो इसे क्या कहते हैं, स्वीकारोक्ति, एडमिशन। तो BSA 2023 के अनुसार किसी मुकदमे में कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से कोई मौखिक या लिखित बयान देता हो और वह तथ्य पर आधारित हो तो उसे स्वैच्छिक या एडमिसेबल कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल डांस फॉर्म फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नृत्य तो यह है बाइसन हॉर्न मारिया। बाइसन हॉर्न मारिया, आपको पता है बाइसन क्या होता है। बाइसन यह एक जंगली भैंसा होता है, जंगली भैंसा होता है जो कि छत्तीसगढ़ के मारिया जनजाति के द्वारा, छत्तीसगढ़ के मारिया जनजाति जो है वह इस भैंसे का एक सींगों वाला मुकुट होता है। भैंसा के सींग वाला मुकुट पहनते हैं और नृत्य करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसे मारिया जनजाति, छत्तीसगढ़ के मारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। घूमर राजस्थान का नृत्य है। छऊ, छऊ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में किया जाता है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और कथक उत्तर प्रदेश, यूपी या उत्तर भारत से संबंधित है, उत्तर भारत से। तो राइट आंसर होगा बाइसन हॉर्न मारिया, ए इसका राइट आंसर है। वेलेडीला माइंस आर फेमस फॉर विच टाइप ऑफ आयरन ओर। वेलेडीला की खदानें किस प्रकार के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वेलेडीला खान ये है कहाँ, छत्तीसगढ़ नेक्सलाइट एरिया आपको पता है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में है वेलेडीला की खानें जो कि उच्च गुणवत्ता वाले हेमाटाइट के लिए प्रसिद्ध है। हेमाटाइट क्या है, यह लौह अयस्क है, लौह अयस्क है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर होगा ए, हेमाटाइट, Fe2O3, Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या। तो यह आर्टिकल 170 में निर्धारित किया गया, आर्टिकल 170 में निर्धारित किया गया है कि किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वह 500 हो सकती है। अधिकतम 500 रखा गया है और न्यूनतम 60 है। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, कुछ राज्य जो हैं उसकी विधानसभा सीटों की संख्या 60 से कम है, तो वह अपवाद में है। तो राइट आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बीबी का मकबरा इज करेक्ट। बीबी का मकबरा के संबंध में कौन सा कथन सही है। बीबी का मकबरा, जो कि रबिया दुरानी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है, यह महाराष्ट्र के संभाजीनगर, जिसे दक्कन का ताज कहा जाता है, किसे बीबी के मकबरा को दक्कन का ताज कहा जाता है। इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ दिल्लास बानो बेगम, जिसे रबिया दुरानी के मकबरे के रूप में भी जाना जाता है, बीबी के मकबरा को रबिया दुरानी का मकबरा भी कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, इसे बनाने वाला कौन था, औरंगजेब का बेटा आजम शाह ने। औरंगजेब का पुत्र है जिसका नाम है आजम शाह। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीबी का मकबरा, कई बार सवाल पूछा गया है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, जूडो शब्द का सही मिलान करना है। जूडो के कुछ टर्म दिए गए हैं, जैसे है इप्पॉन। इप्पॉन का मतलब होता है फुल पॉइंट, जिसे पूर्ण अंक मिला हो। ठीक है। हंसोकू मेक होता है मेजर वायलेशन, कोई गंभीर उल्लंघन किया हो, मेजर वायलेशन। ठीक है। थर्ड है वाजा अरी हाफ पॉइंट को कहते हैं, हाफ पॉइंट को। और फोर्थ है सिक्स्थ क्यू, छठा क्यू, यह होता है बिगिनर रैंक को। तो इसको मैच करना है। इसका मैच क्या होगा, इप्पॉन का हो गया पूर्णांक, यानी ए का दूसरा पहला ही सही है, ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट्स अबाउट द मुगल मनसबदारी सिस्टम आर करेक्ट। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, मनसब इंडिकेटेड बोथ रैंक यानी जात एंड सैलरी। आपको पता है मनसबदारी व्यवस्था में दो टर्म प्रमुख थे, पहला था जात और दूसरा था सवार। जात जो था किसी व्यक्ति का रैंक निर्धारित करता था और उसी के आधार पर उसकी वेतन यानी सैलरी तय होती थी। सवार यह घुड़सवारों की संख्या को निर्धारित करता था, कितने घुड़सवार संख्या है उसे निर्धारित करता था। तो पहला कथन सही है, मनसब इंडिकेटेड बोथ रैंक एंड सैलरी। सेकेंड है, एवरी मनसबदार हैड टू लिव पर्सनली इन हिज जागीर। मनसबदारों की अपनी जागीर होती थी, लेकिन जरूरी नहीं था कि वह अपने जागीर में रहे ही, वह वहाँ से राजस्व एकत्र करके और वह साम्राज्य के किसी भी हिस्से में सेवा दे सकता है, लेकिन उसका राजस्व जो है वह मनसबदार जो था वह उसके लिए उत्तरदायी होता था। जरूरी नहीं था कि वह उस मनसब में रहे ही। तो राइट आंसर होगा ओनली वन इज करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कथन कारण के प्रश्न है, दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक त्रिकोणीय भूभाग है। बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी के दक्षिण में है। आप देखेंगे जो दक्षिणीय क्षेत्र है उसका जो बनावट है वह त्रिकोणीय है।
तो पहला कथन सही है। सेकंड है अरावली पहाड़ियाँ दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। गलत है। दक्कन के पठार की जो उत्तरी सीमा है वह कौन है? वह है सतपुड़ा, महादेव और मैकाल की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा, महादेव और मैकाल की पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ी कहाँ है? तो यह उत्तर पश्चिम में है। अरावली जो है इसका लोकेशन उत्तर पश्चिम में है। तो राइट आंसर हो गया ओनली वन करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कथन कारण के प्रश्न है। किशोर भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5वां हिस्सा है। बिल्कुल सही है। 20% के आसपास यूथ जनसंख्या भारत में निवास करती है। यह WHO के आंकड़ों के अनुसार है। तो पहला कथन सही है। सेकंड है किशोरों को 10 से 19 वर्ष की आयु में वर्गीकृत किया जाता है। तो WHO की राष्ट्रीय युवा नीति है जिसके अनुसार 10 से 19 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उन्हें एडोलसेंट यानी किशोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दूसरा कथन भी सही है, यानी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द रोल ऑफ FII इन इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? भारत के आर्थिक सुधारों में FII फॉरेन डायरेक्ट जो विदेशी संस्थागत फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है उसकी क्या भूमिका है, जो कि FDI के रूप में आती है? तो यह हमारे विदेशी बैंक है, एक तरीके से म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड के रूप में होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड बाजार में निवेश करते हैं, जिससे क्या होता है मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, ज़्यादा मात्रा में लिक्विडिटी बढ़ती है जब FII भारत में पैसा लगाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, भारत के वित्तीय बाजारों में निवेश करें, यानी सी इसका राइट आंसर है। भूवैज्ञानिक युग अवधि का मिलान किसी विशिष्ट जीवन घटना से करें। अच्छा, इसे मैच करना है। सबसे पहला होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ, पहला है ओरिजिन ऑफ लाइफ, सेकेंड है डायनासोर डोमिनेंस, थर्ड है फर्स्ट मैमल। तो राइट आंसर हो गया बी। इसका सीक्वेंस है सिनोजोइक काल को एज ऑफ मैमल कहा जाता है। एज ऑफ मैमल जो है कहा गया फर्स्ट डोमिनेंस फर्स्ट मैमल, इसे सिनोजोइक काल कहा गया है। ठीक है, सिनोजोइक पीरियड। ठीक है, मीसोजोइक को एज ऑफ डायनासोर कहा गया है। मीसोजोइक। ठीक है, तो याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आपको पता है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने के लिए मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। तो पहला कथन गलत है, अपने विवेक से नहीं होता है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। जब किसी राज्य में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो तो स्वविवेक से राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। थर्ड है धन विधेयक में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। धन विधेयक वह जो है लोअर सदन में विधानसभा में पेश किया जाता है, संसद के मामले में यह लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन इसके लिए पूर्व सहमति आवश्यक होती है। पूर्व सहमति चाहिए राज्यपाल के राज्यों में और संसद में लोकसभा अध्यक्ष की। तो इसलिए राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन, तो राइट आंसर होगा ओनली 2 इज करेक्ट, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये था सिलेक्शन पोस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नंबर 2। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।